हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग अपक्षय अर्थात वेदरिंग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि भूगोल विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, स्थलाकृतियों के विकास को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित जो एक अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें एक प्रमुख कारक के रूप में अपक्षय पर चर्चा की गई थी, वेदरिंग पर चर्चा की गई थी। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग अपक्षय को समझेंगे। तो सबसे पहले एक सामान्य परिभाषा के अनुसार अपक्षय जो है वह चट्टानों के टूटने फूटने की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन के द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही खिसक जाती हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, चट्टानों का विघटन। तो चट्टानों का विघटन क्या कहलाता है? तो भौतिक कारकों जैसे ताप अर्थात तापमान, तुषारपात, जल एवं वायु के द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने की क्रिया विघटन कहलाती है। इसी प्रकार चट्टानों का वियोजन, तो रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण, जलयोजन अर्थात हाइड्रेशन तथा कार्बनीकरण अर्थात कार्बोनेशन, तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने की क्रिया वियोजन कहलाती है। अर्थात चट्टानें जब ऑक्सीकरण, जलयोजन और कार्बनीकरण के कारण ढीली पड़ती हैं, कमजोर होती हैं और टूटती हैं, तो वह चट्टानों का वियोजन कहलाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विघटन तथा वियोजन से चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। तो चट्टानों का स्थान परिवर्तन इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानी टुकड़े नीचे सरक सकते हैं। तो इस प्रकार अपक्षय जो है वह एक स्थैतिक क्रिया है। इसमें चट्टानी टुकड़ों का परिवहन नहीं होता है। इस तथ्य को आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ें। अब इस अपक्षय की क्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक चट्टानों का संगठन एवं उनकी संरचना। तो कमजोर तथा असंगठित चट्टानों, घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों, परतदार और ऊर्ध्वाधर चट्टानों अर्थात वर्टिकल जो खड़े हैं, उन पर अपक्षय की क्रिया तीव्रता से होती है, जबकि संगठित एवं क्षैतिज चट्टानों पर यह क्रिया कम होती है। तो अपर्दन की क्रिया असंगठित चट्टानों, घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों, परतदार और ऊर्ध्वाधर चट्टानों पर तीव्रता से होती है, जबकि संगठित चट्टानें जो होती हैं या फिर जो क्षैतिज होती हैं उन पर यह क्रिया कम होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है चट्टानों के ढाल का स्वभाव। अर्थात चट्टानों का ढाल भी अपक्षय को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। जैसे खड़ी ढाल वाली चट्टानों का अपक्षय तीव्रता से होता है, क्योंकि अपक्षयित पदार्थ जो अपक्षय होकर के जो टुकड़े टूटते हैं वे शीघ्रतापूर्वक नीचे सरक जाते हैं। अतः नए चट्टानी भाग का पुनः अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जब मंद ढाल होता है तो चट्टानों पर
अपक्षय कम तीव्र होता है, अर्थात जिन चट्टानों के ढाल मंद होते हैं उस पर अपक्षय की क्रिया की जो तीव्रता होती है वह कम होती है। तीसरा, जलवायु। तो जलवायु की भिन्नता अपक्षय के प्रकार को प्रभावित करती है। जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों के घुलनशील अंश के घुलने से उनका वियोजन हो जाता है। वहीं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन के अधिक ताप तथा रात्रि के कम ताप के कारण क्रमशः फैलाव एवं संकुचन होते रहने से विघटन आसान हो जाता है। जैसे खुले चट्टानों पर जब सूर्यातप पड़ता है तो गर्मी से चट्टानों का आयतन बढ़ता है, उसमें फैलाव होता है, और रात में जब ये चट्टानें ठंडी होती हैं तो ये सिकुड़ती हैं। तो फैलने और सिकुड़ने के कारण ये चट्टानें कमज़ोर होती हैं और आसानी से विघटित हो जाती हैं। इसी प्रकार वनस्पति जो है अर्थात पेड़ पौधे, वो भी अपक्षय को नियंत्रित करने वाले एक प्रमुख कारक हैं। जैसे वनस्पति की उपस्थिति अपक्षय के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी तथा आंशिक रूप से अवरोधक भी है, अर्थात इसे रोकती भी है। जैसे वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों को जकड़ करके रखती हैं तथा वनस्पति आवरण सूर्यातप तथा वर्षा जल को चट्टानों पर सीधे पहुंचने से रोक देता है, अतः अपक्षय तीव्रता से नहीं हो पाता है। जबकि वनस्पति जड़ों में कीड़े मकोड़े होते हैं जो चट्टानों को धीरे धीरे विघटित कर देते हैं। इसी प्रकार इनकी जड़ें जो हैं वह चट्टानी रंध्रों अर्थात जो छिद्र होते हैं उनमें प्रवेश करके मोटी होकर चट्टानों को ढीली कर देती हैं। तो वनस्पति भी अपक्षय को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कारण है। आगे बढ़ें। अब अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी एक प्रकार का प्रश्न बनता है अपक्षय से संबंधित। तो अपक्षय की क्रिया यांत्रिक या भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के साथ साथ जीवों तथा वनस्पतियों के द्वारा भी यांत्रिक एवं रासायनिक रूपों में संपन्न होती है। इस प्रकार अपक्षय को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग। इसके अंतर्गत तापमान, जल, तुषार, वायु और दाब ये प्रमुख रूप से ये कारक हैं अपक्षय के। तो इनके द्वारा जो अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है, ताप, जल, तुषार, वायु और दबाव, तो उसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। दूसरा रासायनिक अपक्षय होता है, केमिकल वेदरिंग। इसके अंतर्गत ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन, जल योजन अर्थात हाइड्रेशन और कार्बनीकरण अर्थात कार्बोनेशन, इन रूपों में रासायनिक अपक्षय संपन्न होता है। और तीसरा है प्राणी वर्गीय अपक्षय अर्थात बायोलॉजिकल वेदरिंग। आइए अब इन अपक्षय के प्रकारों को समझें। सबसे पहले हम लोग भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले तापमान। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण चट्टानों में फैलाव एवं संकुचन की क्रिया बारंबार होती है, जिससे चट्टानें ढीली होकर के बड़े बड़े टुकड़ों में अपक्षयित हो जाती हैं। यह क्रिया विशेष करके रवेदार चट्टानों में होती है, क्योंकि रवेदार चट्टानें भिन्न भिन्न रंगों की होती है,
तो उनके ताप ग्रहण करने एवं छोड़ने की तीव्रता भिन्न भिन्न होने से संपूर्ण चट्टान के फैलाव एवं संकुचन की दर भिन्न भिन्न होती है। अतः चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। दूसरा, जल। तो सूर्य ताप द्वारा तप्त चट्टानों पर जब वर्षा जल के पड़ने से चट्टानें तुरंत चटक जाती हैं, चटक करके टूट जाती हैं। इसका कारण ये है कि ताप द्वारा फैली हुई चट्टानें जो हैं वह जल के कारण एकाएक संकुचित होती हैं। वैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चटकने जो पड़ती हैं चट्टानों में वह जल के साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती हैं उनके रासायनिक प्रभाव से ही ये चटकती हैं। आगे बढ़ें। अब तुषार। तो शीतोष्ण तथा शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर परतदार शैलों के परतों एवं संधियों में जो जल स्थित होता है उनके जमने तथा पिघलने की क्रिया के बारंबार होने से चट्टानों में दबाव एवं तनाव होता रहता है। फलतः ये टूट जाती हैं, क्योंकि चट्टानी संधियां जो होती हैं, चट्टान के परतों के बीच का जो भाग होता है या जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनमें जल के जमने पर उस जल के आयतन में 10% की वृद्धि हो जाती है और इससे चट्टानों पर प्रति वर्ग फुट 150 टन का दबाव पड़ता है। हालांकि यह क्रिया मंद गति से होती है, तो यह अपक्षय जो होता है तुषार से वह पर्वतों के ऊपरी भागों में विशेष रूप से होता है। अब वायु। तो रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित प्रभाव से चट्टानों की परतों से संकेंद्रीय परत अथवा क्षैतिज परतों का बिलगाव होता है और यह क्रिया अपदलन कहलाती है, एक्सफोलिएशन। पवन द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण का कार्य संपन्न होता है उसके अंतर्गत इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी अपदलन की, एक्सफोलिएशन की। तो इस क्रिया में ताप के कारण चट्टान के ऊपरी परतों में ही फैलाव या संकुचन होता है। निचली परतें अपेक्षाकृत कम गर्म या ठंडी रहती हैं, अतः ऊपरी परत विदीर्ण हो जाती है। वायु के द्वारा ये विदीर्ण चट्टानी परत अलग हटती जाती है। तो वायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है चट्टानों के अपक्षय के लिए। आगे बढ़ें। अब अगला महत्वपूर्ण कारक है दाब अर्थात प्रेशर। तो धरातल के अंदर स्थित चट्टानों पर से धरातल के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर से दाब हटने के कारण उन चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वे अपक्षयित हो जाती हैं। तो ये मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग के प्रमुख कारक हैं। अब हम लोग रासायनिक अपक्षय अर्थात केमिकल वेदरिंग को देखते हैं। तो इस अपक्षय में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन अर्थात जलवाष्प तथा ऑक्सीजन मुख्य भूमिका निभाते हैं रासायनिक अपक्षय में। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण को देखें, ऑक्सीडेशन को देखें। तो वैसी आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, जिनमें लोहे के यौगिक जो विशेषकर सल्फाइड एवं पाइराइट के रूप में होते हैं, ऑक्सीजन मिश्रित जल के संपर्क में आकर के ऑक्सीकृत होने लगते हैं, अतः चट्टानें ढीली हो जाती हैं। उदाहरण अगर इसका देखें तो पाइराइट पर जल तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 उत्पन्न होता है जो चट्टानों को गलाता है। उष्णार्द्र भागों में यह क्रिया सर्वाधिक होती है। कभी कभी ऑक्सीकरण तथा जलयोजन की क्रियाएं साथ साथ कार्य करती है। उदाहरण के लिए
लोहे के ऑक्साइड पर जलयोजन होने से मिट्टियों का रंग पीला अथवा नारंगी हो जाता है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन जो है एक प्रमुख रासायनिक अपक्षय का कारक है। आगे बढ़ें। अब जलयोजन क्या है? हाइड्रेशन। तो चट्टानें जब जल के संपर्क में आती हैं तो जल का अधिकांश वो सोख लेती हैं, जिससे उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अतः ये चट्टानी खंड तनाव के कारण टूट जाते हैं। इस क्रिया के द्वारा विशेष रूप से आग्नेय चट्टानें टूट करके परतदार चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया में चट्टानों से सिलिका का पृथक्करण भी होता है। यह भी आग्नेय चट्टानों में ही अधिकता से होता है, क्योंकि सिलिका आग्नेय चट्टानों में सिलिकेट के रूप में होते हैं, जबकि परतदार चट्टानों में सिलिका जो है वह क्वार्टजाइट के रूप में पाया जाता है और सिलिकेट जो है वो जल में आसानी से अलग हो जाते हैं। तो जलयोजन हाइड्रेशन की जो क्रिया होती है वह मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में प्रमुखता से होती है। अब कार्बोनेशन, विशेषकर चूना पत्थर एवं लौह खनिज कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल के जब संपर्क में आते हैं तो वे कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जो जल में घुलनशील होता है। इस प्रकार चट्टानों के घुलनशील अंश अलग होकर के जल में मिल जाते हैं, जिससे चट्टानें ढीली होकर के अपक्षयित हो जाती हैं। कार्स्ट स्थलाकृतियों के से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैं प्रस्तुत करूंगा उसमें जो है इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है यूगोस्लाविया का कार्स्ट प्रदेश। इसी प्रकार के अपक्षय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग प्राणी वर्गीय अपक्षय अर्थात बायोलॉजिकल वेदरिंग पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत जीव जंतु तथा मानव और वनस्पतियां अपक्षय में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चट्टानों में बिल बनाकर रहने वाले जंतु चट्टानों को खोद खोद कर उन्हें ढीला कर देते हैं, जैसे चूहा, गोफर, दीमक, प्रेयरी कुत्ते, केचुआ आदि। इसी प्रकार मानव भी वनों की कटाई अर्थात डिफॉरेस्टेशन की जो क्रिया होती है, मानव के द्वारा जो किया जाता है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई की जाती है, सुरंग का निर्माण किया जाता है, माइनिंग की जाती है, खनन किया जाता है। तो इसके द्वारा चट्टानों के अपक्षय में सहयोग करता है मनुष्य भी। इस प्रकार जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय यांत्रिक प्रकार का होता है। वनस्पतियों द्वारा जो अपक्षय होता है वह यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का होता है। चट्टानों की संधियों में प्रवेश की हुई जड़ें मोटी होकर के चट्टानों को ढीला करती हैं, जिससे यांत्रिक अपक्षय होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। पुनः जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया चट्टानों के घुलनशील अंश को घुला देते हैं, जिससे जल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑर्गेनिक एसिड जैसे पदार्थ मिल जाते हैं और यह बहुत अच्छा घोलक बन जाता है जो चट्टानों को घुलाता है। तो वनस्पतियां और मनुष्य ये भी अपक्षय के एक महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे बढ़ें। अब परीक्षाओं में अपक्षय के भूआकृतिक महत्व अर्थात भूआकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे भी देखें। तो अपक्षय का स्थलाकृतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अपक्षय के द्वारा चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है। भौतिक, रासायनिक एवं प्राणी वर्गीय अपक्षय के द्वारा चट्टानें विघटित एवं वियोजित होकर के चट्टान चूर्ण का निर्माण करती हैं। इस चट्टान चूर्ण का अत्यधिक महत्व होता है। प्रथम कि इससे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है,
जो कृषि का मुख्य आधार है। दूसरे, इनसे औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों की भी प्राप्ति होती है, जैसे जिप्सम, चूना आदि। तीसरे, पर्वतीय भागों से अपक्षय द्वारा बड़े बड़े चट्टानी खंड नीचे सरक करके प्रायः नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे झीलों का निर्माण होता है। पुनः इस अवरोध के हटने पर मैदानी भागों में बाढ़ आ जाती है। चौथे, शीत प्रधान क्षेत्रों में अपक्षय के कारण बड़े बड़े हिमखंड सागरों में उतर आते हैं, जो जलयानों के लिए हानिकारक होते हैं। आगे बढ़ें। अब अपक्षय से अपर्दन के लिए सामग्री का निर्माण होता है। अपक्षय के द्वारा विदीर्ण चट्टानों को आर्द्र प्रदेशों में जल, शुष्क मरुस्थलीय भागों में वायु तथा शीत प्रधान प्रदेशों में हिमानी तथा सागर तटीय क्षेत्रों में लहरें जो होती हैं, समुद्री लहरें, ये अपर्दन के साधन बहा करके आसानी से ले जाते हैं। इन अपक्षयित पदार्थों को, टुकड़ों को, चट्टानी टुकड़ों को परिवहन के क्रम में ये चट्टानी चूर्ण आपस में टकराकर तथा अपनी तली को कुरेद कर अपर्दन कार्य में काफ़ी सहयोग देते हैं। यहाँ तक कि अपर्दन के समय भी रासायनिक अपक्षय होता रहता है, जिसके कारण नदी घाटी के किनारों की चट्टानें वियोजित होकर के जल के साथ बहने लगती हैं। तो अपक्षय की क्रिया से अपर्दन के लिए सामग्री का निर्माण होता है। तीसरा, कि अपक्षय के द्वारा उच्च धरातलीय खंड का नीचा होना। यह स्पष्ट बात है कि चट्टानों से अपक्षयित पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर सरक जाते हैं, या फिर इनका स्थानांतरण अपर्दन के क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, तो उच्च धरातलीय खंड नीचा हो जाता है। आगे बढ़ें। अब अपक्षय के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। स्थलाकृतियों के निर्माण में विशेषक अपक्षय अर्थात डिफरेंशियल वेदरिंग, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषक अपक्षय वह क्रिया होती है जिसमें चट्टानों के बनावट एवं संगठन में भिन्नता के कारण कमजोर एवं असंगठित चट्टानी भाग अपक्षयित हो जाता है तथा कठोर भाग विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होने लगता है। सामान्यतः स्थलाकृतियों का निर्माण अपक्षय एवं अपर्दन की सम्मिलित क्रिया का ही परिणाम होता है, और इस क्रम में जालीदार पत्थर, छत्तेदार शैल, कार्स्ट भू आकृतियाँ, क्लिफ जो सागरीय लहरों से निर्मित होती है, कगारों का पीछे हटना, अपदलित गुंबद, एक्सफोलिएशन डोम्स, डाइक, कटक, ये अपक्षय के द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, जिनकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले वीडियो में विस्तृत रूप से करेंगे। इसी प्रकार अपक्षयित चट्टान चूर्ण के स्थानांतरण एवं स्थान विशेष पर निक्षेपण से टालस संगु तथा टालस पंख आदि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अपक्षय का भूआकृतियों के निर्माण में काफ़ी महत्व है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप अपक्षय से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।